स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो भारी जा रहा होगा। ठीक है, अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जो भी विभिन्न राज्यों में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव व जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का वर्णन करना है। ठीक है, यानी क्या क्या ओवर पॉल्यूशन यानी क्या क्या ओवर पॉपुलेशन से हो सकता है। ठीक है, इफ़ेक्ट उसको देखेंगे, साथ ही इनका हम लोग इसको रोकने के उपाय को भी हम लोग वर्णित आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि को देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि के मामले में या जनसंख्या के मामले में भारत जो है वो चीन को पछाड़ के और नंबर 1 आ गया है और प्रत्येक विश्व के 7वें लोगों में से, यानी 7 अगर लोगों में तुलना किया जाए तो एक जो होगा वो भारतीय होगा। ठीक है, तो आज उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज हम लोग इसके दुष्प्रभाव भी देखेंगे, साथ ही इसके रोकने के उपाय भी देखेंगे। तो इसके जो दुष्प्रभाव है यानी इफेक्ट जो होता है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला सामाजिक दुष्प्रभाव, जिसमें गरीबी आता है, बेरोजगारी, अशिक्षा, अपराध, सामाजिक बुराइयाँ, जीवन स्तर में गिरावट, साथ ही आवासीय समस्या, खाद्य पूर्ति समस्या, पर्यावरण असंतुलन, ये आती है सामाजिक दुष्प्रभाव में। यानी सोशल इफेक्ट में जो है वो गरीबी होगा, दूसरा बेरोजगारी होगा, साथ ही अशिक्षा भी अपनेगी, साथ ही अशिक्षा भी पनपेगा और अपराध भी बढ़ेगा, साथ ही सामाजिक बुराइयां भी आएंगी, जीवन स्तर में गिरावट आएगा, आवासीय समस्याएं होंगी, खाद्य पूर्ति समस्या यानी पोषण ठीक से नहीं मिल पाएगा या खाद्य जो भी पदार्थ होंगे उनका भी समस्या आएगा, साथ ही जो इन्वायरमेंट है वो भी इनबैलेंस होगा। ठीक है, तो ये सारी जो दुष्प्रभाव हैं वो सामाजिक दुष्प्रभाव के अंतर्गत आएंगी जनसंख्या वृद्धि के कारण। साथ ही शहरी भीड़ भाड़ समस्या यानी ओवर क्राउडिंग होगा सिटीज़ में, और भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगने की भी प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी जो है वो सामाजिक दुष्प्रभाव में आएंगी अगर जनसंख्या ओवर करता है तब, यानी ओवर पॉपुलेशन हो तब जाके ये इफेक्ट आएंगे। दूसरा जो होता है वो होता है आर्थिक दुष्प्रभाव, यानी इकोनॉमिक इफेक्ट में क्या क्या आएगा। तो पहला गरीबी, दूसरा लो लाइफ स्टेटस यानी निम्न स्तर का जीवन स्तर, साथ ही प्रति व्यक्ति आय में कमी, महंगाई का बढ़ना और संसाधनों पर बोझ। ठीक है, यानी प्रेशर और रिसोर्स पे हम लोग ज़्यादा दबाव डालेंगे। ठीक है, तो ये सारी होंगी इकोनॉमी इफेक्ट के अंतर्गत अगर ओवर पॉपुलेशन होता है तब। साथ ही अगर देखा जाए स्वास्थ्य पे, तो स्वास्थ्य पे भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा, जैसे अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, दूसरा माल न्यूट्रिशन होगा यानी कुपोषण होगा, साथ ही मृत्यु दर में भी वृद्धि होगी और निम्न स्वास्थ्य स्तर भी इसमें होगा। ठीक है, तो ये होंगी 3 इफेक्ट जो कि मेजर तौर पे होती हैं अगर ओवर पॉपुलेशन हो तब। ठीक है, अब इसके रोकने के उपाय क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी मेजर ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला परिवार नियोजन के पक्ष में उचित वातावरण तैयार करना, साथ ही परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करना, महिला की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना, लिंग असमानता को खत्म करना, जनसंख्या वृद्धि के नुकसानों का प्रचार प्रसार करना, साथ ही सभी धर्मों पर परिवार नियोजन कार्यक्रम समान रूप से लागू करना चाहिए। ठीक है, साथ ही नसबंदी या बांध्यकरण ऑपरेशन कराने वाले, साथ ही नसबंदी या बांध्यकरण ऑपरेशन करवाने वाले एवं उनको प्रेरित करने वाले को उचित पुरस्कार देने की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसा कि अभी सरकार कर भी रही है, लेकिन वो मुआवजा काफ़ी कम है साथ ही मेरी नज़र में। ठीक है, साथ ही ग्रामीण समाज व कम शिक्षित या अशिक्षित समाज में विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ये हो गई रोकथाम के या इसके जो भी ओवर पॉपुलेशन है उसके मेजर जो हैं उसको रोकथाम करने के उपाय। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा जो आज का क्वेश्चन है वो है सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, यानी विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं जो विभिन्न तौर पे काम करती है, ठीक है, हमारे समाज में, तो उसको अब हम लोग देखने वाले हैं।
ठीक है। तो इसमें जो है पहला योजना आयोग हो गया जो कि भारत सरकार का होता है, जिसका गठन भारत सरकार ने मार्च 1950 में किया था। यह आयोग समाज कल्याण हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करता है या योजना बनाता है। साथ ही समाज कल्याण मंत्रालय जो कि केंद्र सरकार द्वारा ही प्रायोजित होता है, ठीक है, जो कि सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही तीसरा जो होता है वो होता है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जो कि 1953 में बनाया गया था। ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी टाइप का इकाई होता है, ठीक है। और ये जो होता है वो स्वैच्छिक सामाजिक संगठन जैसे एनजीओ वगैरह हो गया ना, उसके लिए फंड का वितरित करना इसका काम होता है, जिसके अंतर्गत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, भारतीय महिला कल्याण परिषद, साथ ही भारतीय समाज कल्याण परिषद, मानव अधिकार संगठन, महिला मंडल, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, साथ ही कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस, भारतीय वेश्यावृत्ति कल्याणकारी समिति, अखिल भारतीय परिवार नियोजन संघ, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, भारत सेवक समाज, साथ ही भारतीय बाल कल्याण परिषद, अखिल भारतीय अंधता निवारण समिति, हेल्पेज इंडिया, भारतीय स्पास्टिक सोसाइटी, क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और TNI यानी ट्रेनड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ सोशल एजेंसियाँ। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है या अगला जो टॉपिक है जिसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है वो है कम्युनिटी का यानी समुदाय, ठीक है। समुदाय का अर्थ होता है किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए किया जाता है। समुदाय का जो शब्द है उसका प्रयोग जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए किया जाता है, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ठीक है। किंतु समाजशास्त्र में समुदाय शब्द से तात्पर्य इससे अलग होता है, ठीक है। यह किसी गांव, कस्बा, नगर, प्रांत या देश के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आमतौर पे जो हमारी भाषा होती है उसमें समुदाय का हम लोग अर्थ किसी विशेष जाति के लिए करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में जो है समुदाय यानी कम्युनिटी का जो मतलब होता है वह किसी गांव, कस्बा, नगर, प्रांत या देश के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अर्थात ये बोलें कि जब किसी समूह के सदस्य किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में किसी एक या किसी कुछ उद्देश्यों के पूर्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन के सभी उद्देश्यों के पूर्ति के लिए साथ साथ रहते हैं और एक समान जीवन के भागीदार होते हैं या भागीदारी देते हैं अपना, तो इस प्रकार के निर्मित क्षेत्रीय समूह को ही समुदाय बोला जाता है, ठीक है। यानी किसी क्षेत्र में अगर अपने उद्देश्यों के पूर्ति के लिए न जी के, ठीक है, सभी के जीवन के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए जीते हैं और एक समान जीवन को जीते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग समुदाय बोलते हैं। अलग अलग जो सोशलिस्ट थे उन्होंने अपना अपना परिभाषा दिया है। जैसे ग्रीन के अनुसार जो है समुदाय व्यक्तियों के समूह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है, ये ग्रीन के अनुसार। साथ ही अगर माना जाए ST मजूमदार के अनुसार तो समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो पर रहने वाले व्यक्तियों का समूह जो है वो सामान्य जीवन व्यतीत करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं। अगर माने आर्बन एवं निमकॉफ के अनुसार तो समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन होता है। साथ ही अगर बोगार्डस के अनुसार देखें तो समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना की कुछ मात्रा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। तो ये हो गई कम्युनिटी यानी समुदाय का कुछ डिफिनेशन जो कि अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने यानी समाजशास्त्री ने अपना अपना मत दिया है या अपना परिभाषा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है समुदाय की विशेषता यानी क्या क्या विशेषता होती है एक कम्युनिटी का, उसको अब हम लोग देखें। पहला लोगों का समूह यानी ग्रुप ऑफ पीपुल। तो समुदाय जो होता है वो एक से ना बन के ग्रुप के तौर पे बनता है, यानी लोगों का जो समूह बनता है या समूह मिलता है तब जाके एक कम्युनिटी बनता है। साथ ही दूसरा जो होता है वो होता है सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भरता। समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह है, यह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है। तीसरा जो होता है वो होता है पहचान। प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, ठीक है, और उसे अलग पहचान के तौर पे देखा जाता है। साथ ही इसमें स्टेबिलिटी होती है यानी स्थिरता होती है जो कि एक समुदाय में विशेष तौर पे चाहिए। साथ ही इसके जो सदस्य होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, ठीक है, यानी कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई भी ऐच्छिक नहीं होता है। साथ ही
इसमें समान जीवन शैली जीते हैं, ठीक है, यानी एक समान जो जीवन शैली या एक समान खान पान रीति रिवाज ये सब जो है वो एक समान होती है, यानी इनके जीवन का जो शैली होता है वो एक समान होता है। साथ ही इनका सातवां जो होता है वो होता है व्यापक उद्देश्य, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ उद्देश्य नहीं होता, यानी इनका जो उद्देश्य होता है वो व्यापक तौर पे होता है, अपने पर्सनली के लिए कुछ भी इनका उद्देश्य नहीं होता है। साथ ही इनका जो नियंत्रण है वो खासा अच्छा रहता है, ठीक है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति या क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं के द्वारा किया जाता है, यानी समुदाय के कुछ नियम जो बनाए होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। साथ ही इनका स्वाभाविक विकास भी स्वयं का ना होके, ठीक है, किसी साथ ही इनका स्वाभाविक विकास जो है वो स्वयं के विकास साथ ही इनका स्वाभाविक विकास जो होता है वो समुदाय के विकास के लिए होता है, ठीक है, पर्सनली के विकास के लिए ये नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिटी का विशेषता। आगे बढ़ते हैं, अगला है समुदाय के प्रकार यानी टाइप ऑफ कम्युनिटी। तो इसके दो प्रकार होते हैं, पहला एक तो जो रूरल एरिया में बनता है यानी ग्रामीण समुदाय, दूसरा अर्बन एरिया वाला यानी शहरी समुदाय, ठीक है, यानी समुदाय के दो पार्ट होते हैं या दो प्रकार होते हैं, पहला ग्रामीण समुदाय और दूसरा शहरी समुदाय। ग्रामीण समुदाय जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो समुदाय बनता है उसको हम लोग बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या क्या होती है, तो इसका आकार जो होता है वो शहरी की अपेक्षा छोटा होता है और इसमें शहर की अपेक्षा कम लोग निवास करते हैं। साथ ही गांव का जो क्षेत्रफल होता है वो शहर के क्षेत्रफल की अपेक्षा कम होता है। साथ ही गांव में जनसंख्या का अनुपात प्रति वर्ग किलोमीटर शहरी की अपेक्षा कम होती है। गांव अधिक खुली हुई जगह होती है। साथ ही गांव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि क्रियाओं पर निर्भर रहता है। साथ ही इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि है। लगभग अभी के समय में भारत का 80% जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर ही निर्भर है। साथ ही ग्रामीण समुदाय की एक और विशेषता होती है कि यहाँ संयुक्त परिवारों की प्राथमिकता होती है। साथ ही ग्रामीण समुदाय की एक और मेन विशेषता होती है वो होती है यहाँ संयुक्त परिवार को प्रधानता दी जाती है, यानी यहाँ समुदाय में अगर देखा जाए ग्रामीण समुदाय में या ग्रामीण क्षेत्रों में के जो समुदाय होते हैं वहाँ पे संयुक्त परिवार ज़्यादा मिलते हैं। साथ ही गांव के लोगों में परस्पर निकट संपर्क के कारण परस्पर अपना तो पाया जाता है और सभी में हम की भावना पाई जाती है, ठीक है, और सभी लोग किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर विपरीत परिस्थिति हो तो डट के सामना भी करते हैं और अगर पक्ष में हो, ठीक है, तब उसमें वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं। साथ ही गांव के लोगों का जीवन सामान्यतः सीधा और सरल होता है और भोजन और वेशभूषा में भी सादगी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया जो विलेज या रूरल कम्युनिटी होता है उसका विशेषता। आगे है नगरीय या शहरी समुदाय, ठीक है, जो शहर में निवास करते हैं या शहर में जो समुदाय होता है उसी को हम लोग नगरीय या शहरीय समुदाय बोलते हैं यानी अर्बन कम्युनिटी बोलते हैं। अब इसका विशेषता को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जो विशेषता होता है सबसे बड़ा है तो इनकी जनसंख्या सबसे बड़ी होती है। गाँव की अपेक्षा इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। साथ ही इनका अगर जनसंख्या ज़्यादा पाया जाए तो इनका घनत्व जो है यानी जन घनत्व वो भी अधिक होगा, ठीक है, और इनमें स्लम्स वगैरह, अपराध, संघर्ष, बेकारी ये गांव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही इनमें अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं जो कि गांव में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। गांव में अधिकतर जो है वो कृषि पे आधारित होता है, लेकिन यहाँ पे अनेक प्रकार के व्यवसाय भी पाए जाते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय और उद्योगों में लगे होते हैं। साथ ही नगरों में व्यक्ति के अपने काम में व्यस्तता के कारण परस्पर आमने सामने के घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं, जबकि गाँव में घनिष्ठ संबंध बनते हैं। साथ ही शहरों में भौतिकवादिकता के कारण लोग उचित अनुचित रूप से अपने भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए लगे रहते हैं। उन्हें प्रकृति के विषय में सोचने का अवसर नहीं मिलता है, जबकि गांव में जो है वो खुले तौर पे बहुत सारा चीज़ मिलता है। अर्थात ये बोलें कि शहर की अपेक्षा गांव में जो है प्रकृति से जुड़ने का मौका ज़्यादा मिलता है या अवसर ज़्यादा मिलता है। साथ ही नगरों के लोगों का व्यवहार स्वार्थी प्रकृति का होता है तथा उनमें हम की भावना बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, जबकि गाँव में हम की भावना ज़्यादा होती है। साथ ही नागरिक समुदाय में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार यानी एकल परिवार बनते जा रहे हैं। परिवार में बड़े बुजुर्गों तथा पास पड़ोस का महत्व कम होता है। इन सब कारणों से शहरों में पारिवारिक विघटन के साथ ही संयुक्त परिवार प्रणाली का अंत होते जा रहा है, जबकि गांव में जो है वह संयुक्त परिवार का चलन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन शहर में जो है वो काम के या दिनचर्या की व्यस्तता के कारण एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं और इनमें बड़े बुजुर्गों की संख्या जो है वो बहुत कम होती जा रही है, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके सीधे पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग उस पर टैप करके सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न या आपके मन में अगर किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप बेझिझक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग के क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँ। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।